Good morning, all the health and wellness ambassadors, धौलपुर ब्लॉक। मैं समझता हूं कि इस समय हम लोगों के साथ लगभग 25 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सही अपनी 10:30 बजे से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अभिनंदन इस बात का कि आप सही समय पर हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और अपनी अटेंडेंस भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कल जो आप लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उस प्रशिक्षण में आप लोगों ने कई बातें यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों से शेयर की और परिचय सत्र के बाद हम लोगों के 2 सेशन जो प्रारंभ हुए थे, वो 2 सेशन स्वस्थ बढ़ना और भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, ये हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों से कुछ चर्चाएं की थी। मेरे साथ हमारे स्टेट रिसोर्स ग्रुप के पर्सन माननीय प्रिंसिपल साहब राम लखन जी और साथ में मुकेश गिरी सर हम लोगों के साथ हैं। साथ ही उदयपुर RSCERT से हमारे कोऑर्डिनेटर, साथ में NCERT से कोऑर्डिनेटर, MHRD और MOHFW दोनों डिपार्टमेंट से हमारे सम्मानीय सदस्य हम लोगों के साथ हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों की कई तरह की जो क्वेरीज हैं, जो आप लोग समय समय पर चैट बॉक्स में लिखकर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनका समाधान करने के लिए मैं स्वयं अतुल चौहान, साथ में प्रिंसिपल राम लखन जी और हमारे साथ हमारे साथी व्याख्याता माननीय मुकेश गिरी जी, हम लोगों के साथ लगातार परस्पर संवाद करेंगे और आप लोगों की जितनी भी शंकाएं हैं या आप लोगों के कोई भी ऐसे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भी उत्तर देने में हम लोग आप लोगों की सहायता करेंगे। साथ में अन्य जो एक्सपर्ट हैं, जो हमसे ऑनलाइन दिल्ली और उदयपुर जयपुर से जुड़े हुए हैं, वो भी बीच बीच में आप लोगों से वार्ता कर ट्रेनिंग का आउटपुट लेते रहेंगे। जैसा कि कल जो हमारे 3 सेशन हुए, उन 3 सेशनों में हम लोगों को आपस में कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन बना, चाहे वो ट्रेनर और पार्टिसिपेंट के रूप में हो या हमारा विद्यालय परिसर में शिक्षक और छात्र छात्राओं के बीच का हो, या हमारा शिक्षक शिक्षक के मध्य में हो, छात्र छात्र के मध्य हो, छात्र और समुदाय के बीच में हो, हमारा आपस में परिवार के मध्य संबंध हो। निश्चित रूप से ये संबंध एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन कौशल में। इस बात से हम लोग पूरी तरह से सहमत होंगे कि ये जो संबंध होते हैं, अगर सकारात्मक हो, भावनाओं से जुड़े हों। कई बार तो हम आपस में चर्चा करते समय ये भी कहते हैं कि हमारे तो एक दूसरे से दिल के तार जुड़े हुए हैं, अर्थात हमारा जो संबंध है वो इतना गहरा है, इतना भावनात्मक है कि हम अपनी हर बात को बिना कहे दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। वो हमारी भावनाओं को हमारे हाव भाव से, हमारे व्यवहार से कहीं ना कहीं
उसे ये पता चल जाता है कि आज मैं कुछ परेशान हूं, कुछ दुखी हूं, या आज मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं। तो ये जो संबंध है, आज हम इस सेशन में म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप की जो हमारा आपस में संबंध है, उस संबंध के बारे में हम अपनी चर्चा करेंगे, आप लोगों से इस संबंध में राय लेंगे। तो निश्चित रूप से जब हम बात करते हैं पारस्परिक, तो आप लोग ये बात समझ रहे होंगे कि पारस्परिक में कम से कम दो लोगों का तो होना आवश्यक है, क्योंकि जब म्यूचुअल की बात होती है तो मिनिमम उसमें दो व्यक्ति तो शामिल होने ही चाहिए। दो से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे मेरा और किसी समुदाय के साथ संबंध, मेरा पड़ोसियों के साथ संबंध, वहां हमारा संबंध एक व्यक्ति का कई व्यक्तियों के साथ या कई व्यक्तियों का एक व्यक्ति के साथ दिखाई देता है। तो जब हम संबंध की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अब मुझे ऐसा लगता है कि ये संबंध भी कई प्रकार के होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं ट्रेनर और करूं तो ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ये मृदु संबंध भी हो सकते हैं, कटु संबंध भी हो सकते हैं। और इसका कारण स्पष्ट है कि हम अपने विद्यालयी जीवन में भी ये देखते हैं कि कहने को हम जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, जेंडर समानता होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं उस शिक्षक के व्यवहार में भी, पढ़ाते समय, विद्यालय परिवेश में क्या वो बात परिलक्षित होती है? क्या उसका व्यवहार जेंडर के प्रति सहानुभूति लिए हुए या समानुभूति लिए हुए? ये दो शब्द हैं। सहानुभूति मैं समझता हूं कि सामान्य दैनिक जीवन में हम लोग कई बार बोलते भी हैं, समझते भी हैं, पर जो मैंने एक और नया शब्द लिया, समानुभूति। इस समानुभूति शब्द से आशय क्या है? समानुभूति और सहानुभूति में थोड़ा सा अंतर है। सहानुभूति में तो हम अगर किसी का दुख है या किसी का दुर्भाग्य है तो उसके लिए हम दुखी होते हैं या अफसोस जाहिर करते हैं, पर समानुभूति में हम दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। अगर हम दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखने में सक्षम हैं, इसका मतलब हम समानुभूति का व्यवहार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर मैं स्वयं को रखूं, दूसरों के विचारों को, उनके मनोभावों को, उनकी भावनाओं को समझूं, भावनाओं को साझा करूं, तो मैं समझता हूं कि ये सहानुभूति के स्थान पर समानुभूति ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे आसपास के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, विद्यालय में अन्य छात्र छात्राओं के साथ हम जो आपसी संबंध बना रहे हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो समानुभूति इससे और अधिक सक्रियता से बनाने में सक्षम होती है। तो इसके लिए हम आज के इस सेशन में दो बातें करने वाले हैं, और उस छात्र तक आप लोग पारस्परिक संबंधों में दो चीजें जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। और मैं भी आज आपसे दो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिनमें जो सकारात्मक रिश्ते हैं उनको पोषित करने में हम किस प्रकार से व्यवहार करें, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारे संवाद करने की क्या शैली होनी चाहिए, और इसके विपरीत जो हमारे किसी अन्य व्यक्ति के साथ
समूह के साथ अगर कटु संबंध है, या मैं दूसरे तरीके से बात कहूं कि अनहेल्दी संबंध है, तो निश्चित रूप से उन संबंधों से दृढ़ता पूर्वक निपटने में हमें कौशल विकसित करना पड़ेगा। तो ऐसे कौशल विकसित करने में मैं समझता हूं आज का हमारा ये सेशन आप लोगों के लिए स्वयं और विद्यालयी परिवेश में उन किशोर बालक बालिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस मॉड्यूल में, आज के इस सेशन में, समूह में काम करने का जो कौशल है, क्योंकि जब हमारे संबंध स्वास्थ्यप्रद होंगे तो निश्चित रूप से हम ग्रुप में काम करने में सक्षम होंगे। और हम लोगों ने जितनी भी टीचिंग टेक्निक देखी है, उनमें कहीं ना कहीं हम व्यक्तिगत के साथ साथ समूह चर्चा पर विशेष फोकस करते हैं। समूह में चर्चा के दौरान उन छात्र छात्राओं के आपस में संबंध, छात्र छात्राओं के द्वारा दिए जा रहे उत्तर, हमारे द्वारा दिया जा रहा उनको संबलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के साथ लगभग 25 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। अमित कुमार जी, अनिल कुमार जी, अशोक कुमार मंगवा जी, देवेंद्र सिंह गुर्जर साहब, दिव्या मैम, हृदय चौधरी, जगदीश यदवंशी, जसवंत सिंह, कल्पना मैम, कमलेश मैम, और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने अटेंडेंस अपनी कर ली है, अगर कुछ लोगों ने अभी अटेंडेंस नहीं की है, अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखें। कोमल, सोनी, लोकेश कुमार सारस्वत, ममता मैम, मंगला राम जी, मंजू मैम, मुकेश कुमार शर्मा जी, ये जितने लोग अपनी अटेंडेंस कर चुके हैं, निश्चित रूप से पूरी तरह से आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ नरेश कुमार जी, नेहा पाठक जी, और मुझे चैट बॉक्स में कुछ नाम और भी दिखाई दे रहे हैं। चैट बॉक्स में आप लोग अपनी अटेंडेंस करें, जिससे हम अपने सेशन को प्रारंभ कर सकें। जिन लोगों ने अपने नाम नहीं लिखे हैं और जुड़ चुके हैं, ऐसे भी मुझे कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वो भी प्लीज इस बात को ध्यान रखें। निर्मला मैम, इन लोगों ने अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में कर दी है। निशा त्यागी, ओम प्रकाश मीना जी, पूनम त्यागी मैम, प्रकाश जी, प्रमोद जी, राजन प्रसाद जी, राजेश बघेला जी। एक नाम में मुझे दिखाई दे रहा है रेडमी, इसका मतलब है उन्होंने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है। प्लीज अपना नाम लिखें जिससे अटेंडेंस हो सके। आपका जो नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर रेडमी लिखा हुआ है, मोबाइल का नाम आ रहा है, तो प्लीज आप उस नाम को थोड़ा संशोधित करें, अपना नाम लिखें। रेणुका चौधरी मैम, संजू परमार, सीमा मैम, शैलेंद्र दीक्षित जी, शशि शर्मा जी, सोनिया चंदेला मैम, सुनील कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जाट जी, स्वर्णलता तोमर मैम, विशंबर दयाल शर्मा जी। एक नाम कल भी आ रहा था और आज पुनः आ रहा है, Vivo 1803। आपने अभी तक अपने नाम में
ये संशोधन नहीं किया है, प्लीज आप लोग करें। दो नाम मैंने बोले हैं, वीवो 1803 और रेडमी, जिससे आपका नाम हम इस अटेंडेंस लिस्ट में सही तरीके से अटेंडेंस कर सकें। तो निश्चित रूप से आज का हमारा ये जो सेशन होगा वो सेशन म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप के आधार पर होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को एक शब्द समानुभूति का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, हम लोगों ने जो एक बात की थी कि किस तरीके से हम अपने कटु संबंधों को स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए पारस्परिक संवाद आयोजित करेंगे। आज हम मुख्य रूप से इस सेशन में 6 बातें करने जा रहे हैं, जिसमें पहला दूसरों की भावनाओं को समझने की बात, दूसरा सकारात्मक संबंधों का पोषण, तीसरा कटु संबंधों से निपटना, चौथा मुखरता से संवाद करना, पांचवा सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाना, और अंतिम हम बात करेंगे संघर्ष समाधान। तो मैं समझता हूं कि आप लोग पूरी तरह से अब तैयार हैं हमारे आज के इस सेशन के लिए, और मैं समझता हूं हेल्दी सेशन के लिए, क्योंकि अगर हमारी आपस में जो इंटर रिलेशन है अगर वो स्वस्थ है तो मैं समझता हूं कि चाहे वो ट्रेनिंग का समय हो, चाहे वो शिक्षण का समय हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार का भी हमारा परस्पर संवाद हो, तो हम उसे और अधिक स्वस्थ करने के लिए अपने जो सीखने के प्रतिफल हैं उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो मैं अब इस सेशन के लिए प्रारंभ कर रहा हूं, और निश्चित रूप से अब हमारे साथ जो पारस्परिक संवाद की बात है उस संवाद में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आज का हमारा मॉड्यूल 3, और आपको ये दिख रहा होगा कि जो मैंने अभी बात की थी कि पारस्परिक संबंध कहते किसे हैं, तो उसमें हमने ये कहा था कि म्यूचुअल के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक लोगों का होना आवश्यक है। उनके बीच में जैसा मजबूत, गहरा या करीबी संबंध है, चाहे वो बहुत कम समय के लिए हो या वो बहुत अधिक समय के लिए हो, निश्चित रूप से ऐसे संबंध हमारे रिश्ते मित्रता पर, प्यार पर, समर्थन पर आधारित होते हैं। तो ये पारस्परिक संबंध किस तरीके से आज का इस हमारे सेशन का उद्देश्य आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। विशेष बात आप लोगों को जो ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रही है कि किस तरह से हम ऐसी स्किल डेवलपमेंट करें कि हमारे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हमारे सोसाइटी के साथ हम ऐसे संबंधों को बनाने में स्किल डेवलपमेंट हो हमारी। और जो दूसरी बात मैंने कही थी कि जो कटु संबंध है या नेगेटिव जो हमारे रिश्ते हैं उनसे हम किस तरीके से निपटें। एक शब्द जो मैंने आप लोगों से बात कहा था, समानुभूति, जो सहानुभूति से कहीं ज्यादा अधिक भावनाएं लिए हुए है, वो भी ऐसे संवादों के लिए हम कैसे कौशल विकसित करें, उनसे कैसे निपटें, किन लोगों की हम इसमें सहायता ले सकते हैं, और एक टीम के रूप में हम किस तरीके से काम करने का कौशल विकसित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के हमारे इस सेशन में हमारा ये जो उद्देश्य है, न केवल हमारे विद्यालयी जीवन की बात मैं करूं, मैं तो आप लोगों से ये भी कहूंगा कि ये हम लोगों के लिए भी शायद ज्यादा हितकारी रहेंगे, हम लोगों के लिए ज्यादा समझ बढ़ाने के लिए, जीवन कौशल बढ़ाने के लिए अधिक उपयोगी होंगे।
और ये उद्देश्य के बारे में जो मैंने आपको बात बताई, अगली जो बात हम करने वाले हैं उसके लिए अब हम इस पारस्परिक संबंध में हम किस तरीके से विभिन्न प्रकार के आगे ये देखें आप, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम लोगों के पास 6 एक्टिविटी हैं। 6 एक्टिविटी को हम किस तरीके से यहाँ पर आयोजित करेंगे, इसके लिए आप लोगों को ये 6 हमारी एक्टिविटी दिखाई दे रही हैं। पहले से लेकर जो मैंने अभी तक आपको 6 बताई थी, उसमें हम केस स्टडी का भी उपयोग करेंगे। 2 जगह हम रोल प्ले की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये इस समय नहीं, पर आप जब विद्यालयी परिवेश में इन एक्टिविटी को करेंगे तो वहां पर आप रोल प्ले के माध्यम से बच्चे और बच्चियों की सहायता से, किशोर बालक बालिकाओं की सहायता से इस एक्टिविटी को वहां पर आप अगर आयोजित करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा प्रभावी होंगे। तो ये 6 हम एक्टिविटी वहां पर आयोजित करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा है कि इसमें हम लोगों ने ये बात पहचान की है कि अगर इस सेशन को हम अच्छी तरीके से विद्यालयी परिवेश में आयोजित करें तो जो हमारा स्टूडेंट्स हैं, किशोर बालक बालिकाएं हैं, वो 2 तरीके से, एक तो दूसरों की भावनाओं की पहचान करने में और उनके विचारों को समझने में सक्षम हो सकेंगे। ये हमारा पहली गतिविधि जो हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, उससे ये हमें आउटपुट निकलने वाला है कि जो हमारे टीचर हैं वो किस प्रकार से इन एक्टिविटी को आयोजित कर बच्चे की कौशल में वृद्धि करें। आपकी स्क्रीन पर एक कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये जो आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हम उसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से आप इस एक्टिविटी को देखें। तो मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को देखें। एवं प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा ऑनलाइन शिक्षक। रीना और पिंटू खेलने के बाद देर से घर आए। घर में घुसते ही पिताजी ने कहा, रीना, समय क्या है? मैंने तुम्हें अंधेरे से पहले वापस आने के लिए सैकड़ों बार कहा है। रीना ने कहा, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और पिंटू को कभी कुछ नहीं कहते। पिताजी ने कहा, उससे अपनी तुलना मत करो, वो एक लड़का है। चर्चा के लिए बिंदु, क्या सभी पात्रों को समान भावनाओं का अनुभव हुआ? हाँ या नहीं? उदाहरण दें। आपको क्यों लगता है कि विभिन्न पात्रों ने अलग अलग भावनाओं का अनुभव किया होगा? दिन प्रतिदिन की स्थिति में हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है? आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि एक फादर के समक्ष जो 2 स्थितियां थी, रीना और पिंटू, दोनों भाई बहन जब थोड़ा लेट अपने घर में प्रवेश करते हैं तो रीना के जो पिताजी हैं वो रीना को डांटते हैं और कहते हैं कि अपनी तुलना पिंटू से मत करो। तो इसमें जो 3 क्वेश्चन थे, आप चैट बॉक्स में पहले प्रश्न का उत्तर दें
और प्रश्न ये था कि क्या दोनों की जो भावनाएं थी एक जैसा महसूस करेंगे या नहीं, रीना और पिंटू। तो निश्चित रूप से आप रीना और पिंटू की भावनाओं को यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखें। पहले रीना की लिखें, रीना ने क्या महसूस किया होगा, और उसके नीचे पिंटू की भावना लिखें कि उसने क्या महसूस किया होगा। तो इसके लिए आप चैट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर दें। चैट बॉक्स शशि शर्मा मैम लिख रही हैं कि सुपीरियरिटी ही फील्स। प्रकाश हिनूनिया जी, रीना को बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छा। सुनील कुमार जी, नो। नो का आशय हम लोग नहीं समझे कि नो का अर्थ। निर्मला मैम कह रही हैं रीना को गुस्सा आया होगा और भेदभाव फील हुआ होगा, बिल्कुल। रेणुका मैम कह रही है पार्शियलिटी है। जितेंद्र जी कह रहे हैं फादर के द्वारा भेदभाव। सॉरी, थोड़ा सा व्यवधान इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आया। और आप ये देखेंगे कि हम लोग जो
अभी एक स्थिति का विश्लेषण कर रहे थे। उस स्थिति में रीना और पिंटू, इसके लिए हम लोगों ने रीना और पिंटू का पिताजी के साथ जो व्यवहार था, पिताजी ने दोनों बच्चों के लिए जो अलग अलग तरीके का व्यवहार किया। निश्चित रूप से ऐसे दैनिक जीवन में भी हमें कई स्थितियां देखने को मिलती हैं। इन स्थितियों से हम कैसे निपटें, रीना को अपने पिताजी से ऐसे क्या संवाद करने चाहिए, या हम अपने विद्यालयी परिवेश में ऐसी कौन सी बातें रोल प्ले के माध्यम से बच्चों से करवाएं जिससे हमारे ऐसे संबंध थोड़े स्वास्थ्यप्रद बने। इसके लिए ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर बिल्कुल अशोक जी आप कह रहे हैं कि वापस तो मैं समझता हूं कि ये जो आप लोगों ने उसमें जो हमारा स्क्रीन थी उस पर जो दो कॉलम बने हुए थे, पात्र और भावनाएं, उन पात्रों में कुछ नाम आप लिखें। पहला नाम लिखें आप रीना, दूसरे नीचे नाम लिखें पिंटू, उसके नीचे लिखें रीना के पिता, उसके नीचे लिखें सवाना, और उसके नीचे लिखें सरिता। ये 5 कॉलम में आप अपने नाम लिखें और इन नामों में आप कुछ चीजें जो मैं यहां से बोल रहा हूं उन चीजों को आप लिखते रहें। एक सेकंड स्थिति पर हम विचार कर रहे हैं। अब सेकंड स्थिति का विश्लेषण आप लोग करें जिससे दूसरी स्थिति के विश्लेषण में हम पुनः एक और स्थिति में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि सवाना और सरिता बहुत अच्छी दोस्त हैं। सवाना और सरिता, सवाना गणित से बहुत डरती है और सरिता गणित में बहुत अच्छी है और हमेशा परीक्षा से पहले उसकी मदद करती है। यही बात उनके मध्यावधि परीक्षा से पहले भी हुई, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले। जब नतीजे सामने आए तो सवाना ने सरिता से ज्यादा अंक पाए। ये मैंने एक स्थिति आप लोगों के समक्ष रखी है और अब आप इस स्थिति को समझकर सवाना और सरिता दोनों की क्या भावनाएं उस समय रही होंगी, जबकि हमने अभी ये सुना कि सरिता गणित में अच्छी थी, उसके कम अंक आए जबकि वो सवाना की मदद करती थी। तो इसके लिए आप दोनों की भावनाओं को अपने कॉपी में, जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें लिखें कि दोनों की भावनाएं किस तरीके की थी। एक और स्थिति आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है स्क्रीन पर कि परवीन और नुजहत भाई बहन है। परवीन नुजहत से 4 साल बड़ी है
और कुछ दिन पहले परवीन ने नुजरत को बताया कि वह और उसकी सहेलियां विद्यालय से भागकर मेला देखने गई थी। उसने नुजरत से कहा कि वह यह बात किसी को न बताए। किसी तरह अम्मी को बोध हुआ और उन्होंने नुजरत से पूछा कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। जब अम्मी ने बहुत सारे सवाल पूछे तो नुजरत ने उन्हें सच बताया। तो निश्चित रूप से आपको ये लगा होगा कि यहाँ पर भी परवीन और नुजरत, जब परवीन को ये पता चला होगा कि नुजरत ने ये बात अम्मी को बता दी है, तो उन दोनों की भावनाएं उस समय किस तरह की रही होंगी। कुछ ऐसी केस स्टडी हम लोगों ने इसमें एकत्रित की है। ऐसे ही एक और केस स्टडी जो आप लोग देख रहे हैं कि बलविंदर बस स्टॉप पर लंबी कतार में इंतजार कर रहा था। बस के करीब आते ही लोग उसमें सवार होने लगे। बलविंदर बस में जैसे ही सवार होने वाला था, तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और कतार तोड़कर बलविंदर को धक्का देकर चढ़ गिर गया और बस छूट गई। तो इसे आप वीडियो के माध्यम से भी देखें, जिससे आप लोगों को ये और थोड़ा सा, बच्चों के साथ जब आप शेयर करें तो वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तो थोड़ी सी आपको उसमें रोचकता भी दिखाई देगी। इकबाल का आप वीडियो देखें पहले। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण। जब इकबाल विद्यालय के छात्रावास में दाखिल हुआ तो लड़कों के एक समूह ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। जल्द ही यह एक दिनचर्या बन गई और उन्होंने इकबाल को उनके काम नहीं करने पर बुरे अंजाम की धमकी देनी शुरू कर दी। कभी कभी वे उससे अपने कपड़े धुलवाते, उससे उसका नाश्ता और पैसा भी ले लेते थे। इकबाल को हॉस्टल में बहुत डर लगने लगा है। वह अब चुप रहने लगा है और अपना आत्मविश्वास खोने लगा है। चर्चा के लिए बिंदु, हम कटु रिश्तों से कैसे प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने ये एक और केस स्टडी देखी जहां पर हम कटु रिश्तों की बात कर रहे हैं। तो कटु रिश्ते सुधारने में हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं और किस तरीके से हम अन्य रिश्तों को सुधारने में लोगों की मदद करेंगे। यहां पर आपने जितने भी वीडियो यहां पर देखे, निश्चित रूप से सभी की स्थितियां अलग अलग थी। अब आप स्क्रीन पर जो एक हमारा 3 चीजें देख रहे हैं, जिसमें लिखा है देखें, सुने और पूछें। OLA, ऑब्जर्व करें, लिसन एंड आस्क। ये स्क्रीन आप लोगों को ये कुछ ऐसा संदेश दे रही है कि हम किस तरीके से दूसरे के मनोभावों को, दूसरे के दृष्टिकोण से किस तरीके से चीजों को समझने में, उन्हें देखने में सफल हो सकती है। इसके लिए अब आप देखें, स्क्रीन पर 3 शब्द लिखे हैं, देखें, सुने और पूछें। देखने का आशय केवल ये था कि जिस व्यक्ति से आप संवाद कर रहे हैं उस व्यक्ति को ध्यान से देखें, उसके चेहरे के भाव, उसकी आंखों से संपर्क, हाव भाव, मुद्राएं, ये हमें बात करते समय निश्चित रूप से कई तरह के संकेत देती हैं। सुनने के लिए इसमें ये बात कही गई है कि जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ बात कर रहा है तो हम ये रेस्पॉन्स दें कि हम उसकी बात को अच्छी तरह से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। इसके लिए हम अपनी गर्दन को हिलाकर, सिर को हिलाकर, कुछ बोलकर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है, पूछें।
पूछे का आशय केवल ये है कि अगर आपको कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है तो निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति से आप कोई ऐसा प्रश्न करें जिससे वो ये बात समझे कि ये मेरी बातों को अच्छी तरह से समझने में समर्थ है। ये जो हमने चर्चा की उसका अर्थ केवल इतना सा था कि अगर हमें दूसरों के मनोभावों को समझना है तो हमें उसके प्रति ज्यादा संवेदनशील बनना पड़ेगा। रिश्तों को हम तभी मजबूत कर पाएंगे, दूसरों के विचारों को, भावनाओं को अगर हम प्रतिक्रिया देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कई कौशल विकसित होते हैं। और समानुभूति का जो शब्द आया था उससे भी ये स्पष्ट है कि हम दूसरे के साथ अगर सकारात्मक संबंध बनाना चाहते हैं तो ये कौशलों का हमें विकास होना चाहिए। सेकंड जो हमारा बात है वो है सकारात्मक संबंधों का पोषण। तो निश्चित रूप से जो अच्छे संबंध हैं, चाहे वो हमारे परिवार के साथ हो, हमारे शिक्षक और किशोर बालक बालिकाओं के साथ हो, किस तरीके से हम उन तरीकों की पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में एक आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है मैं। स्क्रीन पर ये एक्टिविटी भी लिखी हुई है जिसे आप समझ रहे होंगे कि जो आपके पास नोटबुक है उसमें आपको लिखना है बीच में मैं। अब इस मैं के चारों तरफ जो ये एरो दिखाई दे रहे हैं उन एरो पर आपको विभिन्न रिश्तों को लिखना है। विभिन्न रिश्ते जैसे परिवार के किसी व्यक्ति के साथ, जैसे पिताजी के साथ, अपने साथी शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, इस तरीके के आप इसमें नाम लिख सकते हैं। अब इन रिश्तों के बारे में आप थोड़ा सा इनके प्रति आपका व्यवहार क्या है और उनका आपके प्रति व्यवहार क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। और इनमें से कोई 3 रिश्ते आप ऐसे लें जिन्हें अगर मुझे और मजबूत बनाना है या और उसे पॉजिटिव बनाना है तो उसके लिए मैं ऐसे कौन से कार्य करूं जिससे वो हमारे रिश्ते थोड़े से और मधुरों और सशक्त। तो ये एक्टिविटी आप अपने विद्यालय में जब कराएंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चों को ऐसे कोई एक सहपाठी का नाम, शिक्षक का नाम और अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम, चाहे वो पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, उसके द्वारा आपको ये एक्टिविटी अपने विद्यालय में संपादित करनी है। अब ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें इस तरीके से आप मैं लिखकर उस बच्चे से मिनिमम 3 लोगों के नाम लिखवाएं और इस एक्टिविटी को संपादित करें। संबंधों को मजबूत करने के लिए कौन से तो संबंध थे, जैसे वो सहपाठी था या पिताजी थे या कोई शिक्षक था, उसके लिए हमने कौन सी क्रिया बिंदु थे हमारे और ये हम कब तक करेंगे, कौन से ऐसे व्यवहार दो हम सकारात्मक करेंगे जिससे ये और दृढ़ हो। तो इसके लिए ये जो हमने एक मानचित्र बनाया था मैं लिखकर, तो निश्चित रूप से ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, कुछ नया होगा, कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो शायद मैं समझता हूं कि सकारात्मक हो और कुछ ऐसे लोगों के भी उसमें नाम आएंगे जिनके साथ हमारे रिश्ते नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होंगे। कुछ व्यवहार ऐसे होंगे जो रिश्तों को मजबूत बनाने में सहायक होंगे और निश्चित रूप से ऐसे जो सकारात्मक रिश्ते हैं उन्हें हमें पोषित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही ऐसे सोर्स हैं जो कठिनाई के समय में हमें आवश्यकता पड़ने पर हमारी हेल्प करेंगे, हमें संबलन देंगे। तो निश्चित रूप से ये एक्टिविटी आप अपने विद्यालय परिवेश में अवश्य कराएं। तीसरी जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है कटु संबंधों से निपटने के लिए, अभी मैंने आप लोगों को एक केस स्टडी दिखाई थी इकबाल की, जिसमें
इकबाल किसी हॉस्टल में जाता है और वहां के हॉस्टल का जो ग्रुप है बच्चों का, वो उस इकबाल को परेशान करता है और उसे काम नहीं करने देता, पढ़ने नहीं देता, यहाँ तक कि वो अपने कपड़े धोने के लिए, नाश्ता देने के लिए, पैसे देने के लिए बाध्य भी करते हैं, जिससे इकबाल थोड़ा सा डरता भी है और वो अपनी भावनाओं को कह नहीं पाता, थोड़ा सा उसका आत्मविश्वास भी कम होता है। तो ऐसे जो बिगड़े हुए संबंध हैं, निश्चित रूप से ये दोनों तरह के हो सकते हैं कि कुछ भय से, कुछ अपमान के कारण, निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के, जो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उसमें निश्चित रूप से ये बाधा पहुंचाते हैं। अगर ऐसे रिश्तों से हम निपटने में सक्षम नहीं है तो ये उसके जीवन कौशल को भी प्रभावित करते हैं, उसके जीवन में भी कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आती हैं। ये कटु रिश्ते ऐसे कौन से होते हैं, इसके लिए स्क्रीन पर आप लोगों के समक्ष 8 बिंदु हम लोगों ने लिख रखे हैं। ऐसे कुछ रिश्ते हैं जो हमारी मदद या सहयोग नहीं करते, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम डरते हैं या भयभीत होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनसे हम बात करते समय थोड़ा सा असहज होते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो हमारे विचारों को, हमारी राय को कोई महत्व नहीं देते, हमें शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से आहत करते हैं, और या तो वो हमें गलत सलाह देते हैं या गलत सलाह देने के लिए हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए देखें एक केस स्टडी जो पहली आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि लाली के मामा उसके घर समय समय पर रहने आते हैं और वो लाली पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाते हैं। प्रतिबंध इस तरह है कि वो अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा पाती, घर से बाहर नहीं जा पाती, तो निश्चित रूप से सहेलियों के साथ उसकी बातचीत नहीं हो पाती और दोस्तों से मिलना उसका बहुत कम हो जाता है। वो शांत और भयभीत हो जाती है और लगभग वो बात करना और हंसना भी बंद कर देती है। इसी तरीके से आप ये देखें, बिल्कुल इसी तरह की एक और स्टडी है अमनदीप के साथ। वो बोल नहीं पाती है, वैसे वो पढ़ाई से प्यार करती है, विद्यालय भी जाना पसंद करती है, पर विद्यालय में कोई ऐसी एक शिक्षिका है जो उसे कक्षा में कभी नहीं चाहती थी। शिक्षिका को ऐसी लड़की से कोई लेना देना नहीं था जो बोल नहीं सकती थी, मतलब उसे बोलने में परेशानी थी, परंतु तो भी वो पढ़ना चाहती थी। वो जब कक्षा में पढ़ाती थी शिक्षिका, तो वो ये शो करती थी कि अमनदीप तो उस क्लास में है ही नहीं, मतलब कोई रेस्पॉन्स ना लेना ना कोई देना। तो जब अमनदीप के रिजल्ट में बहुत कम नंबर आते हैं तो शिक्षिका उससे ये कहती है कि उसे घर पर ही रहना चाहिए और ये पढ़ाई उसके लिए नहीं है। तो निश्चित रूप से ये दोनों जो केस स्टडी है, ऐसा दैनिक जीवन में भी या किसी विद्यालय परिवेश में ऐसी
निश्चित रूप से आप लोगों ने ये जो दो वीडियो है, पहले इकबाल का वीडियो और अब ये रोनी, और रोनी में आप लोगों ने दोनों में ये बात देखी कि हमारे पास एक प्रश्न था, और वो प्रश्न ये था कि हम इन कटु रिश्तों से कैसे निपट सकते हैं, चाहे वो इकबाल रहा हो चाहे वो रोनी रही हो। तो निश्चित रूप से ऐसे कटु रिश्तों से निपटने में बहुत संक्षेप में आप बात करें कि जो रोनी है वो दूसरे दोस्तों से बात भी करना चाहता है, दूसरी चीजें भी करना है, तो भी वो नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें ऐसे कटु रिश्तों से निपटने में क्या करना चाहिए, बहुत संक्षेप में आप चैट बॉक्स में लिखें। चैट बॉक्स में आप ये लिखें कि किस तरीके से रोनी ऐसे कटु रिश्तों से, या जो उसकी चचेरी बहन है सोनम, उससे अपने संबंध मधुर बनाने के लिए उसे क्या प्रयास करने चाहिए। चैट बॉक्स में आप लोग इस बात को लिखें कि किस तरीके से अगर और दो आपने तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा, टॉक टू एल्डर्स फर्स्ट अबाउट द रिलेशन एंड टेक देयर एडवाइस। आपसे बातचीत करें, रोनी को अपनी सिस्टर के साथ बात करके अपने विवेक से प्रॉब्लम सॉल्व करे। वॉइस म्यूट, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम ही अपने विवेक से सॉल्व, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। शशि मैम कह रही हैं, पूनम त्यागी कह रही हैं, रोनी को अपनी सिस्टर के साथ बात करनी चाहिए, बिल्कुल सही। मित्रवत व्यवहार से बातचीत द्वारा, बिल्कुल सही। कटु संबंध वाले मित्रों से शांति पूर्वक बात करके मैटर सॉल्व किया गया, बिल्कुल सही। निश्चित रूप से ऐसे ही कुछ उत्तर आप लोगों को विद्यालय परिवेश में भी मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि जब हम ऐसे कई केस स्टडी या ऐसे कुछ वीडियोज उन लोगों तक, बच्चों तक दिखाएंगे, तो ऐसे कई उत्तर जब हम लोगों को मिलेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि कुछ रिश्ते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। दूसरा, कुछ रिश्ते तब मुश्किल हो सकते हैं जब कोई समस्या हम लोगों के समक्ष आए, उस बच्चे के समक्ष आए, और उसे वो जो प्रयास कर रहा है, जैसे आपने कहा ना कि हमें प्रयास करने चाहिए, अपने उन लोगों से बात करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। तो इस तरीके से हमें कुछ ऐसी चीजें करने के लिए कि हमें
और ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनसे हमें वो संपर्क करके ऐसी समस्याओं का हम निदान कर सकें। और दूसरा व्यक्ति जितने भी हमारे सकारात्मक प्रयास हैं उन्हें खारिज कर देता है, तो निश्चित रूप से हम अपनी भावनाओं को किस तरीके से उन रिश्तों को तोड़ने के लिए व्यक्त करें, ऐसा भी हम लोगों को वहां पर ये प्रदर्शित करना चाहिए। आगे चलिए। ये जो हमने कटु संबंधों के बारे में जो बात की, निश्चित रूप से अभी जो हमारा अगली बात है उसमें ये जो हमारी चौथी मुखर और सम्मानपूर्ण संचार, इसमें हम किस तरीके से ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिससे ये क्लियर हो उस बच्चे के समक्ष कि वो किस तरीके से ऐसे संबंधों से निपटने में या सकारात्मक संबंधों के पोषण में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो इसके लिए हमने स्क्रीन पर लिखा है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब वह बच्चा या हम स्वयं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते या हमें भावनाओं को व्यक्त करने में मुश्किल होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी वहां हम अपने विद्यालय में कर सकते हैं कि किसी रूम में हम 3 तरफ लिखें, आक्रामक, सहनशील और मुखर, और कहानी सुनने के बाद तय करें कि आप संवाद करेंगे और करेंगे तो किस तरह करेंगे और क्यों करेंगे। इसके लिए आप ये देखें, परिस्थिति एक आप लोगों के समक्ष है कि एक लड़का एक लड़की को उसके साथ बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन लड़की नहीं जाना चाहती है। वह कहती है धन्यवाद लेकिन मैं जाना नहीं चाहती, माफ करना। फिर आप ये देखें ये उसकी कौन सी प्रतिक्रिया होगी, मुखर या निष्क्रिय या आक्रामक। मतलब जब वो लड़का उससे ये कहता है बाहर जाने के लिए, तो वो ये कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, धन्यवाद, माफ करना। तो क्या वो मुखर है या निष्क्रिय है या आक्रामक है? तो निश्चित रूप से वो बच्चे इस एक्टिविटी में अधिकांश ये बात कहेंगे कि वो आक्रामक नहीं थी, वो निष्क्रिय भी नहीं थी क्योंकि उसने मना तो की, वो निश्चित रूप से मुखर थे। अब अगर वो यही बात न कहकर यह कहती कि हाँ ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो निश्चित रूप से न तो वो मुखर है, न वो आक्रामक है, वो निष्क्रिय है। तीसरी जो आप नीचे देख रहे हैं, अगर वो ये कहती कि मैं तुम्हारे जैसे लड़कों के साथ बाहर नहीं जाऊंगी, चल भाग यहां से, तो निश्चित रूप से वो आक्रामक है। इस तरह की कोई भी परिस्थिति आप वहां पर भी बच्चों के साथ कर सकते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी लें जिसमें बच्चे ये बताएं कि ये जो संवाद किया गया है वो मुखर है या निष्क्रिय है या आक्रामक है। अब आप ये देखें, दूसरी एक परिस्थिति आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि एक लड़की परेशान है क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी करवाना चाहते हैं। लड़की अपने माता पिता से 3 तरीके से कह रही है। एक लड़की ऐसी है जो ये कहती है कि आप स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, आपने मेरे लिए जो भी फैसला किया है वह सही है। तो मैं समझता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये निष्क्रियता है या मुखर है। तो निश्चित रूप से आप इस बात का अंदाज लगा रहे हैं कि अगर वो आक्रामक होती तो जो सेकंड स्टेप है उसमें आप ये देखें, उसमें वो ये कह रही है आप दोनों हमेशा मुझसे उदासीनता से बात करते हैं, मुझे पता था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। अब आप ये देखें, मुखर और निष्क्रिय की बात हो रही है। आक्रामकता में देखें तीसरा एक और स्टेप,
वो बच्ची ये कहती है अपने माता पिता से कि मैं आप दोनों से बात करना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि आप इस तरह का निर्णय क्यों लेना चाहते हैं, और मैं अपनी शिक्षा जारी रखने का तरीका खोजना चाहता हूँ या खोजना चाहती हूँ। इनमें से तीनों में से एक स्टेप ऐसा था जब लड़की ने मुखरता प्रदर्शित की, एक में उसने निष्क्रियता प्रदर्शित की और एक में उसने आक्रामकता प्रदर्शित की। तो आप लोग अच्छी तरह से ये बात समझ रहे होंगे कि जब वो तीसरे स्टेप पर बात करती है तो वो मुखर है, निष्क्रिय नहीं है और आक्रामक भी नहीं। जब हम पहली स्थिति की प्रतिक्रिया देखते हैं तब वो ये स्वीकार कर लेती है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं ये स्वीकार कर लेती हूँ, तो निश्चित रूप से वो निष्क्रिय है, अपनी बात नहीं कह पा रही। और जो सेकंड है, जो बीच में स्थिति लिखी है वहां पर, वो ये कह रही है आप दोनों मुझसे हमेशा उदासीनता से बात करते हैं, मुझे पता था आप मेरे साथ ऐसा करोगे, तो आक्रामकता उसकी परिलक्षित होती है। तो इस तरीके से कुछ परिस्थितियां आप लोगों को हम अपने मॉड्यूल के माध्यम से और अपने पीपीटी के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करेंगे। ऐसी कई परिस्थितियां आप भी स्वयं निर्मित कर सकते हैं। तो इससे हमें ये संदेश मिलता है कि अपनी भावनाओं को हम अपने साथियों के साथ, फ्रेंडों के साथ, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, परिवार के सदस्यों के साथ या शिक्षकों के साथ, हर व्यक्ति के साथ सम्मान के साथ व्यक्त करें। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप उसके लिए कैसे रिएक्ट करेंगे, ना कहना भी सीखें, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मना करना भी। अन्य अपनी सीमाओं का भी सम्मान करें, खुद खुश रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर दूसरों को भी खुश रखना वो भी महत्वपूर्ण है। आपको जेंडर के लिए अन्य जो तरीके हैं, जो शायद मैं समझता हूं उचित नहीं है, मर्दानगी के मानदंड हैं, सवाल उठाने की आवश्यकता होगी, परंतु ये जो प्रक्रियाएं हैं ये बहुत जल्दी हम लोग रिएक्ट नहीं कर सकते, थोड़ी सी लंबी प्रक्रियाएं, धीमी प्रक्रियाएं। परंतु मुख्य बात ये थी कि जो आक्रामकता थी वो सही जवाब नहीं है। हमें इन मानदंडों को धीरे धीरे सवाल उठाने की आवश्यकता भी है, मुखर होने की आवश्यकता है। इसके लिए हम अलग अलग केस स्टडी का भी उपयोग कर सकते हैं। जो अगली एक्टिविटी है हमारी सामंजस्यता पूर्ण संबंध बनाना, इसमें फिर एक आपके पास केस स्टडी है पीयर जजमेंट की, जिसमें हमारा जो सहपाठी है दीपिका और अमालिया अपनी सहेली संगीता के बारे में एक दूसरे से बात कर रही हैं। दीपिका पूछती है कि तुमने संगीता के अमर के साथ कथित संबंधों के बारे में सुना? अमालिया कहती है कि मुझे ऐसा ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो रुचि है वो पढ़ाई करने में ज्यादा है। तो वो इस तरीके से वो दीपिका ने ये कहा कि मुझे नहीं पता है वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, इस आकर्षण का क्या अर्थ है। तो निश्चित रूप से ये तीन प्रश्न जो चर्चा के बिंदु हैं, उन्हें आप अगर देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि चर्चा के लिए जो बिंदु है उसमें अमर के प्रति संगीता की भावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपने ये देखा होगा कि जो अमर और संगीता के जो भावनाएं हैं वो आपके लिए किस प्रकार की हैं, कि वो उसके प्रति आकर्षित थी, या इस उम्र पर जो आकर्षण का व्यवहार है वो क्या उचित है या अनुचित है, उसके लिए क्या होना चाहिए। और जो दीपिका ने संगीता को सनकी का, क्या ये सही है, और अगर सही नहीं है तो निश्चित रूप से क्यों सही नहीं है। ऐसे प्रश्नों का जवाब जब हम अपने किशोर बालक बालिकाओं से लेंगे तो निश्चित रूप से कई ऐसी बातें निकल कर आएंगी कि कई ऐसे तरह के केस स्टडी होती हैं जहां पर हमें अन्य लोगों के प्रति संवाद करने में, उनके बारे में कुछ बात करने में सजगता दिखानी आवश्यक है। एक और हम केस स्टडी सलमान की ले रहे हैं, जिसे आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे।
तो निश्चित रूप से जितेंद्र जी कह रहे हैं मेरे पास आवाज क्यों नहीं आ रही, कभी कभी बीच में ऐसा थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। अब शायद आप लोगों के पास आवाज पहुंच रही होगी। एक और हम लोगों ने केस स्टडी, चूंकि ये वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचा देंगे, थोड़ा सा पढ़ने में कम समय लगेगा, कि सलमान हर समय पढ़ाई करता है, चाहे विद्यालय हो या घर हो, उसने हमेशा अच्छे अंक हासिल किए हैं, उसकी कोई अन्य रुचि या शौक नहीं है। जब वह 11वीं कक्षा में एक नए विद्यालय में जाता है तो आकाश और मोती से उसकी दोस्ती होती है, दोनों ही क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सलमान भी क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर देता है और उसे ये पता चलता है कि वो बहुत अच्छा स्पिनर है। उसके माता पिता चिंतित हो उठते हैं क्योंकि वो अब खेल पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिससे उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो उसके पिता सलमान से कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो सलमान है वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आया है और उसके माता पिता कुछ चिंता तो महसूस कर रहे हैं सलमान के प्रति। तो पहला जो इसमें चर्चा के लिए बिंदु है वो है सलमान के माता पिता का उसके नए शौक से चिंतित होना उचित है या अनुचित है। तो निश्चित रूप से आप लोगों का जो जवाब होगा कि जो नया उसका शौक है, निश्चित रूप से उन्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण स्पष्ट है कि हमने जो 3 बातें की हैं, मुखरता की, निष्क्रियता की और आक्रामकता की, इस समय अगर वो बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो निष्क्रिय। चिंतित होना कुछ हद तक सही है, परंतु उसके लिए उन्हें मुखर भी होना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा चर्चा का बिंदु रहेगा वहां पर विद्यालय में, कि आकाश और मोती का सलमान पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, वो क्यों? अगर अच्छा प्रभाव पड़ा है, वो खेलने लगा है, कुछ समय अपना प्लेग्राउंड पर बिताता है, तो वो अच्छा प्रभाव है, तो वो क्यों है? और अगर आप सलमान होते तो क्या अपने माता पिता से इस मुद्दे पर चर्चा करते, और चर्चा करते तो किस प्रकार करते? ऐसा रोल प्ले का कोई हम सिस्टम वहां पर कर सकते हैं विद्यालय में। तो निश्चित रूप से ऐसी कई केस स्टडी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये केस स्टडी, ऐसी कई केस स्टडी आप लोग आगे तो ये इसी तरीके से और भी जो केस स्टडी हैं आप लोग इसे देख सकते हैं। शरीर की छवि कि किस तरीके से कुछ बालक बालिकाएं दूसरे के शरीर की बनावट पर, या जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है, उसको उसकी हंसी उड़ाना, उसका उपहास करना, इस तरह की केस स्टडी। एक पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध, तो इस तरीके के कई आप केस स्टडी यहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं जो आपके मॉड्यूल में है। मतलब हमारा कहने का केवल ये था कि किशोरावस्था में अगर हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो ये सामान्य प्रक्रिया है। दूसरों का जो व्यवहार है उसके आधार पर हम किसी का कोई उसका रिजल्ट घोषित नहीं करें कि वो किस तरह का व्यक्ति है। दूसरा, ये जो हमारा आकर्षित का है या रोमांटिक रिश्ते बनाना है, ये सामान्य प्रक्रिया होती है इस उम्र में, परंतु हमें जो हमारी शारीरिक बनावट की हम बात कर रहे थे, हमें उसकी ऐसे गुणों को, या हम ये एक तरीके से चूंकि वो अवगुणों से दिखाई दे रहे हैं तो वो उन्हें चिढ़ाते हैं, उपहास करते हैं, उससे बचना भी चाहिए।
और उसकी जो विशिष्टताएं, निश्चित रूप से हर बालक में बालिका में कुछ ना कुछ विशिष्टताएं हैं, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अंतिम जो हमारी बात आप लोगों से है वो संघर्ष समाधान की है कि अगर हम कोई ऐसी स्थिति देखते हैं जहां पर संघर्ष की बात आती है, तो आप ये देखें, एक हम एक्टिविटी यहां पर ले रहे हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, एक रमन और दूसरा सौरभ। जो रमन है वो अपने विद्यालय का हेड बॉय बनना चाहता है, इलेक्शन लड़ता है। सौरभ उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो दूसरे सेक्शन में है। वो ये कहता है कि इलेक्शन में मेरी आप मदद करें। सौरभ भी उसे आश्वासन देता है और पता चलता है जब रिजल्ट घोषित होता है कि रमन इलेक्शन हार गया, वो निर्वाचित नहीं हो पाया हेड बॉय। और उसे ये भी पता चलता है कि सौरभ का जो सेक्शन था, जो उसकी क्लास थी, उसमें समर्थन न मिलने से ही उसकी हार हुई है। तो वो अपने सौरभ से मदद नहीं करने के लिए गुस्सा करता है। तो निश्चित रूप से ये जो केस स्टडी है, इसमें हमने स्क्रीन पर कुछ ऐसे चीजें रखी हैं जिससे आप समझेंगे। जैसे इसमें हम पहला दिखा रहे हैं भड़कना, कि वो भड़कने के आधार पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि संघर्ष से कैसे बचेगा। तीसरा मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो नजरअंदाज करेगा इस चीज को। चौथी बताऊंगा कि वो कैसे आक्रमण मतलब आक्रामकता दिखाएगा। पांचवी बात, किस तरीके से उसे समाधान खोजने के प्रयास करने चाहिए। ये 5 चीजें आप यहाँ पर देखें। सबसे पहले भड़कना में चुनाव के नतीजों के बाद रमन सौरभ के पास जाता है। वह स्पष्ट रूप से बहुत परेशान है, ऊंची आवाज में बात करता है और ये कहता है कि वह बहुत आहत है क्योंकि सौरभ ने उसका साथ नहीं दिया। उसने सोचा था कि सौरभ एक अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने झूठ बोला और उसकी मदद नहीं की और वो सौरभ को जवाब देने का मौका दिए बिना तेजी से निकल जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो हमने परिदृश्य 1 दिखाया है भड़कना, आप पहले 6 को देखें और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालें। दूसरा हमारा परिदृश्य है विवाद से बचना। इसके लिए रमन जब क्लास की ओर जा रहा था, उसे सौरभ दिखाई देता है कॉरिडोर में। रमन तेजी से घूमता है और विपरीत दिशा में चलता है और उसने खुद से ये कहा कि अगर वह मुझे नहीं देखे तो बेहतर है और मुझे समस्या के बारे में उससे कोई बात नहीं करनी पड़ेगी। ये उसका विवाद से बचने का एक तरीका था। तीसरा तरीका है उसका नजरअंदाज करना, कि रमन सौरभ का अभिवादन करता है और उससे उस इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता। अन्य चीजों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, खेल के बारे में, अन्य एक्टिविटी के बारे में बात करता है और अपनी जो भावनाएं है उसका कोई उल्लेख नहीं करता। उनकी बातचीत सुखद होती है। तो आपको ये लग रहा होगा, अभी मैंने अगला कोई पॉइंट नहीं दिखाया है, कि ये जो तरीका था वो थोड़ा ज्यादा सही है, पर अभी आप और देखें। चौथा तरीका है आक्रमण। रमन कक्षा की दूसरी ओर से सौरभ से बोलना शुरू करता है, जोर से बोलता है ताकि और लोग भी सुन सकें। वो सौरभ पर झूठा और धोखेबाज होने का आरोप लगाता है और वो ये कहता है कि सौरभ पर जो उसने भरोसा किया वो गलत था। पांचवा तरीका आप देखें, और मुझे लगता है कि आप भी इससे सहमत होंगे सभी शिक्षक जो हमारे एम्बेसडर हैं, कि रमन सौरभ के पास जाता है और कहता है कि उसे लगता है कि सौरभ ने वादा करने के बाद भी अपने सहपाठियों को उसे वोट देने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। सौरभ उसे बताता है कि उसने रमन को वोट देने के लिए अपने सहपाठियों को समझाने के लिए अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन उसके सहपाठियों ने सोचा कि जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा था करण, वो अधिक सक्षम और योग्य है। तो निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवार के लिए सौरभ कहता है कि उसे इस बात का अफसोस है और रमन को पता चलता है कि सौरभ अंतिम परिणामों को लेकर उतना ही परेशान है जितना वो स्वयं है। तो आप
निश्चित रूप से ये समझ गए होंगे कि जब वो परस्पर संवाद करते हैं मुखर होकर, तो ऐसी समस्याओं का समाधान मिलने में कहीं ना कहीं हमें किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं, उस समाधान का हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उस समाधान को करने में हम सक्षम हो सकते हैं, जिससे हमारे जो संबंध हैं वो निश्चित रूप से सकारात्मक ही बने रहें और नकारात्मकता की ओर हमारे संबंध नहीं जाएं। क्योंकि अगर हम एक प्रकार से निष्क्रिय होते हैं तब, और उससे भी कहीं अधिक बढ़कर अगर हम आक्रामक होते हैं, तो हमारे संबंधों में कटुता आना स्वाभाविक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम उन सभी बच्चों से, ये हमने जो 4 तरह के प्रश्न यहाँ पर लिख रखे हैं, बच्चों से, आप किशोर बालक बालिकाओं से उन पर चर्चा करें। पहला हमने प्रश्न लिखा है कि विवाद क्यों होते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग इस बात पर सहमत होंगे कि या तो हम निष्क्रिय होते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते, या हम आक्रामक होते हैं और उस बात का कहीं कोई गलत अर्थ लगाकर हम अपनी बात उस दूसरे व्यक्ति तक आक्रामक होकर जब पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन संबंधों में कटुता आना स्वाभाविक है। दूसरा, विवादों का हमारे ऊपर भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। हम एक और ये कहते हैं कि सकारात्मक संबंध हमें जीवन कौशल को और बेहतर बनाने का अवसर देते हैं, पोषक वातावरण देते हैं, और जब संबंध हमारे मधुर होते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव एटीट्यूड लिए हुए होता है, तो हम अपनी बातों को अच्छी तरीके से, अन्य कार्यों को अच्छी तरीके से करने में सफल होते हैं। तीसरा हमारा इसमें प्रश्न है, विवाद की स्थिति में यदि आप अपनी सच्ची भावना को व्यक्त करने में असमर्थ हैं, तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और अंतिम प्रश्न है, आपको कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी लगा और क्यों। तो इसमें जो हमने 5 तरह की आपके सामने परिदृश्य रखे, सबसे पहला भड़कना, जिसमें आप लोगों को लगा होगा कि हम, या जो रमन है, वो सौरभ के प्रति इतना अधिक उत्तेजित हो जाता है कि वो सौरभ से वो कई तरह की ऐसी बातें करता है कि वो बहुत आहत है, सौरभ ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी मदद नहीं की, और बिना सौरभ का जवाब लिए वहां से चला जाता है। दूसरी जो परिदृश्य था, जिसमें हम कह रहे थे कि संघर्ष से बचें, वहां वो कोई भी बात नहीं करता, इलेक्शन के बारे में ही बात नहीं करता, अन्य तरह की बातें करता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसी स्थिति है जिससे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा, तो उसके दिमाग में, उसके अंदर अभी भी वो चीजें हैं जिसे वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। सौरभ भी अपनी बात को उस तक नहीं पहुंचा पा रहा है। और तीसरे में हमने जब नजरअंदाज की बात की, चौथे में हमने आक्रमण की बात की, और लास्ट में हमने समाधान खोजने के प्रयास की बात की। तो मैं समझता हूं कि समाधान खोजने के लिए हमारा मुखर होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इस तरीके से आप ये देखें, ये 5 तरह के जो हमने परिदृश्य रखे, इसमें भड़कने में आप अपनी स्थिति के बारे में, अपनी भावनाओं पर ध्यान देते हैं और बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं। नजरअंदाज की बात जब हम करते हैं या बचने की बात करते हैं, उसमें भी आप अपने स्तर पर विवाद की स्थिति से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु अपनी भावनाएं तो भी व्यक्त नहीं करते। नजरअंदाज में आप जो सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो आप उस व्यक्ति से नहीं कहते, क्योंकि आप उन्हें परेशान करना नहीं चाहते। आक्रमण में हम वो व्यक्ति अपनी बात कहे उससे पहले ही उसे आहत कर देते हैं। और समाधान में जो मैं समझता हूं कि आज के हमारे इस सेशन में कटु संबंधों को सकारात्मक की ओर मोड़ने में जो सबसे अधिक कारगर है कि हम उससे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और
जो भी बात है या जो मुद्दा है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमने जो विवादों के समाधान के चरण लिखे हैं, सबसे पहले देखें, फिर सुने, फिर पूछें, ये जो 3 बातें हम कर रहे थे, उससे आगे बढ़कर अब हमने इसमें 4 बातें और जोड़ी हैं कि देखें, सुने और स्पष्ट करने को कहें, मतलब पूछें। उसके साथ साथ अब हम लोग जो चौथी बात है, संचार करने की कौशल की बात, पारस्परिक संवाद बनाकर सहमति बनाने की बात, और उस सहमति बनाकर कुछ कार्य करने की बात, और उस रिश्ते को और अधिक पुष्ट करने की बात, पोषित करने की बात। तो मैं समझता हूं कि ऐसे विवादों का हम समाधान करने में सक्षम होंगे और कोई ना कोई अच्छा तरीका निकालकर समाधान ढूंढ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का हमारा ये जो सेशन है पारस्परिक संबंध में, आप लोग जो लगातार इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ जब आप अपनी बातों को रख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कई तरह की ऐसी चीजें होंगी जो आप अपने विद्यालयी परिवेश में जब अपन करेंगे तो उन किशोर बालक बालिकाओं को ऐसी कई परिस्थितियों की जानकारी, ऐसी कई चीजें वहां पर हम शो कर सकते हैं कि हम किशोर बालक बालिकाओं की जो भावनाएं हैं, उनके संबंधों में जो स्वीकार्यता है, उनके संबंधों को और पोषित करने की बात है, उसे करने में हम सक्षम होंगे। आप सभी लोग लगातार जुड़े हैं। स्क्रीन पर जो सभी लोग जुड़े हैं, निश्चित रूप से मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि हमारा जो अगला सेशन है, जिसमें हम जिम्मेदार नागरिकता की बात करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। और आज के सेशन के लिए मैं अब आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि जिससे मेरे प्रश्न हो, प्लीज वो पहले अपने मोबाइल में अनम्यूट हो, जिसका भी नाम बोला जाए, और फिर वो अपने वीडियो को भी खोलें और फिर अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। मुझे अलिन भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, तो मैं अलिन भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो पहले अनम्यूट हो, अपने मोबाइल में अनम्यूट हो, अनम्यूट हो, अभी आप हुए नहीं है। मोबाइल पर जो एक आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब नमस्कार। ये पर्सनल फोन कर लेंगे, जो कह रहा हूं मैं। हाँ और हाँ, सही है। मेरा आपसे ये प्रश्न था कि ये जो आज का हमारा सेशन था पारस्परिक संबंध का, तो इसमें ये जो हमने एक बात कही है कि कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पोषित करने की आवश्यकता होती है, तो वो ऐसे कौन से संबंध होंगे जिन्हें हम पोषित अवश्य करें? मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ और मैं अपने सामर्थ्य से और क्षमता से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ भाई साहब। मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ इस समय जी। अपनी क्षमता और अपने निर्णय से मेरे विद्यालय में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ भाई साहब। मैं अपनी क्षमता और जी जी, और बहुत तात्कालिक अच्छा। के अनुसार, क्योंकि मेरा जी पूरा जी सर। मैं रितु मैम से अनम्यूट हो जाएं, भाई साहब अनम्यूट हो जाएं, म्यूट हो जाएं। जी जी, मैं कल्पना मैम से आग्रह करूंगा, कल्पना निगम मैम, कल्पना मैम, कल्पना निगम मैम, आप बहुत अच्छा। वीडियो भी आप अपना स्टार्ट करें।
जी जी। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैं अभी जो हम पारस्परिक संबंध की बात कर रहे थे, तो जी निश्चित हाँ। रूप से आपने ये सुना होगा कि जी जो किशोर बालक बालिकाएं हैं, तो उनमें हम 3 बात कर रहे थे, मुखरता की, निष्क्रियता की और आक्रामकता की। जी जी। तो आपको विद्यालय परिवेश में इन तीनों में अधिकांश बच्चों में कौन सा गुण देखने को मिल रहा है? आजकल तो आक्रामकता देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो निश्चित रूप से आपको ये सेशन जब आप सुन रही थी या आप अपना जी मॉड्यूल भी पढ़ेंगी, तो जी हमें ये प्रयास करने हैं कि हम उन्हें मुखर करें, जी आक्रामक होने के बजाय मुखर करने पर ज्यादा हम्म, विशेष। जी। जी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आप म्यूट हो जाएं। हाँ बिल्कुल, बहुत थैंक यू थैंक यू। संजो परमार मैम, संजो परमार मैम। जी थैंक यू। यस। वीडियो भी ऑन करें आप अपना। जी जी। मैम नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अभी हमने एक बात कही थी और उसमें मैंने 3 स्क्रीन पर बात लिखी थी, देखें, सुने और पूछें। तो हाँ निश्चित सर। रूप से हमें देखने में क्या चीज देखनी चाहिए किसी से बातचीत करते समय? हमें ये देखना चाहिए कि जी सामने वाला क्या कह रहा है जी। और उस नहीं, देखना देखना है, सुनना नहीं है। हमें अच्छा, देखना क्या चाहिए बात करते समय? उसके हाव भाव देखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसका हम फेस रीडिंग भी पढ़ें हाँ, फेस कि हम रीडिंग किस पढ़े और तरीके से वो फेस रिएक्ट कर रहा है। बहुत अच्छी हाँ बात सर। है कि हमें जब किसी से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो हमें देखना, सुनना और पूछना। बहुत अच्छा मैम। लगातार आप जुड़े रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप म्यूट हो जाएं मैम। थैंक यू सर। जी। पूनम त्यागी मैम। पूनम त्यागी मैम। ऊपर हो। पूनम त्यागी मैम। शायद वो मेरी आवाज नहीं सुन रही है। निशा त्यागी मैम आ गई। ठीक ठीक। पूनम त्यागी मैम नमस्कार। नमस्ते सर। तो आप क्या स्कूल में हैं कि घर पर हैं? घर पे हूँ सर। बहुत अच्छा। मैंने अभी एक बात ये कही थी कि हम 3 बात कर रहे हैं, देखना, सुनना और पूछना। जी तो सर। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं और वो अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा रहा है, तो हाँ पूछने जी। की क्या आवश्यकता है? कभी कभी सर ये होता है कि बच्चे किसी डर से या कहने के लिए शब्द न मिल पाने की वजह से अपनी बातों को जो कहना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कह पाते। जी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग दो या अधिक लोग सामने हो तो उनकी वजह से वो अपनी बात न कह पाए, तो जी। इसलिए उसे उससे पूछना ज्यादा जरूरी है बाद में कि अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहें कि क्या बात है सर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी कि पूछना हम लोगों को इसलिए आवश्यक है कि जिससे अगले व्यक्ति को भी ये पता चले कि हम पूरी तरह से उसकी भावनाओं को, उसकी बातों को सुन रहे हैं। सुन तो रहे अगर हैं। हम ये बात बीच में कह देते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा ही कहना चाहते हैं, तो ये बात सही है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ जी किशोर बालक बालिकाओं में ये देखना, सुनना और पूछना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि नहीं? हाँ जी सर। जी जी। बहुत महत्वपूर्ण बहुत है। धन्यवाद मैम। आप भी म्यूट हो जाएं। ओके सर। और मैं ये समझता हूं कि आप लोग जो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं। और मैं समझता हूं कि अगले सत्र में 15 मिनट बाद जब आप जुड़ेंगे तो हम लोग तैयार हैं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, उन बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगले सत्र में हमारे साथ माननीय प्रिंसिपल साहब राम लखन जी आप लोगों से
अपनी बात रखेंगे जिम्मेदार नागरिक की। धन्यवाद।